यह वह दौर था जब विचारों को कागज पर उकेरना और उसे लोगों तक पहुंचाना अपनी जान जोखिम में डालने के बराबर था। और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। एम्परर बनाम शांताराम एस मिराजकर 1928 की वो दास्तान, जिसमें एक पर्चे ने ब्रितानी हुकूमत की नींद उड़ा दी थी और जिसे बचाने के लिए अदालत के अखाड़े में उतरे थे भारत के सबसे महान कानूनी दिमागों में से एक डॉक्टर BR अम्बेडकर। आइए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और बंबई हाईकोर्ट की उस खचाखच भरी अदालत में चलते हैं जहां इतिहास लिखा जा रहा था। मार्च 1928 का महीना था। बंबई की संकरी गलियों में एक पैम्फलेट पर्चा चुपके चुपके मजदूरों और युवाओं के बीच बांटा जा रहा था। इस पैम्फलेट का शीर्षक था इंडिया एंड चाइना। दिखने में यह महज कुछ पन्नों का एक दस्तावेज था, लेकिन इसके भीतर जो शब्द लिखे थे वे बारूद की तरह थे। इस पर्चे में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की कड़ी आलोचना की गई थी। इसमें बताया गया था कि कैसे अंग्रेज भारत और चीन दोनों ही देशों के संसाधनों को लूट रहे हैं और वहां की जनता का खून चूस रहे हैं। इसमें मजदूरों से एकजुट होने और इस दमनकारी विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया गया था। जैसे ही यह पर्चा ब्रिटिश खुफिया पुलिस के हाथ लगा, सरकार के गलियारों में हड़कंप मच गया। लंदन तक तार खड़खड़ाने लगे। हुकूमत को लगा कि अगर यह पर्चा पूरे देश में फैल गया तो 1857 से भी बड़ी क्रांति हो सकती है। आनन फानन में पुलिस की बूटों की आवाजें बंबई की आधी रात के सन्नाटे को चीरने लगीं। छापे मारे गए और ब्रिटिश सरकार के निशाने पर आए 3 लोग। लेखक, जिसने वे बागी शब्द रचे। मुद्रक, जिसने अपनी प्रेस में इसे छापने की हिम्मत की। प्रकाशक, शांताराम एस मिराजकर और उनके साथी, जिन्होंने इसे लोगों तक पहुंचाया। सरकार ने मिराजकर सहित कई लोगों को राजद्रोह की 124 धारा ए और नफरत फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन असली खेल अदालत में होना था। ब्रिटिश अभियोजन पक्ष एक बहुत ही चालाक और खतरनाक रणनीति लेकर आया। उन्होंने अदालत से मांग की कि इस मामले में लेखक, छापने वाले और बांटने वाले, इन सभी का संयुक्त मुकदमा चलाया जाए। जॉइंट ट्रायल का खतरा क्या था? आम आदमी की नजर में यह एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया लग सकती है, लेकिन इसके पीछे की साजिश बहुत गहरी थी। मान लीजिए कि 3 लोग अलग अलग कटघरे में खड़े हैं। अगर मुकदमा एक साथ चलता है तो पुलिस किसी एक के खिलाफ सबूत पेश करके उसकी आड़ में बाकी दोनों को भी फंसा सकती है। अदालत के मन में यह पूर्वाग्रह बैठ जाता है कि चूंकि ये सब एक साथ कटघरे में हैं, इसलिए ये सब एक ही साजिश का हिस्सा है। अंग्रेज चाहते थे कि किसी एक की भी गलती साबित हो तो मिराजकर समेत सभी मजदूर नेताओं को एक ही झटके में जेल की काल कोठरी में सड़ा दिया जाए या फांसी पर लटका दिया जाए। मिराजकर और उनके साथियों पर निराशा के बादल छा गए। बंबई का कोई भी बड़ा वकील ब्रिटिश हुकूमत की इस मजबूत चार्जशीट के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मजदूरों के पास पैसा नहीं था और सत्ता का खौफ बहुत बड़ा था। तभी बंबई के डबकचाल के एक कमरे से उम्मीद की एक किरण फूटी। मजदूरों और पीड़ितों की आवाज कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़कर लौटा एक बैरिस्टर, जिसने ठान लिया था कि न्याय तराजू के वजन से नहीं बल्कि कानून की सच्चाई से तोला जाएगा। वे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर उस समय तक सिर्फ दलितों के मसीहा ही नहीं बल्कि बंबई हाईकोर्ट के एक बेहद कुशाग्र और सम्मानित वकील बन चुके थे। हालांकि राजनीतिक रूप से डॉक्टर अंबेडकर और कम्युनिस्टों जैसे मिराजकर के विचारों में जमीन आसमान का अंतर था। अंबेडकर वर्ग संघर्ष के साथ साथ जातिगत उत्पीड़न को भी उतनी ही बड़ी समस्या मानते थे जिसे कम्युनिस्ट अक्सर नजरअंदाज कर देते थे। लेकिन जब बात न्याय की आई, जब बात नागरिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की आजादी की आई, तो डॉक्टर अंबेडकर ने वैचारिक मतभेदों को अदालत के दरवाजे के बाहर छोड़ दिया। उन्होंने तय किया कि वे मिराजकर और उनके साथियों को ब्रिटिश न्याय प्रणाली के इस अन्यायपूर्ण चक्की में पिसने नहीं देंगे। मुकदमे का दिन आया। अदालत के बाहर हजारों मिल मजदूरों की भीड़ जमा थी। अदालत के भीतर सन्नाटा था।
ब्रिटिश जज अपनी कुर्सी पर विराजमान थे और अभियोजन पक्ष के वकील अंग्रेजी हुकूमत के गुरूर में मुस्कुरा रहे थे। तभी काले कोट और गाउन में डॉक्टर अंबेडकर अदालत में दाखिल हुए। उनका आत्मविश्वास और उनकी फाइल में दबे कानून के पन्ने दोनों ही बहुत भारी थे। अदालत की कार्यवाही शुरू हुई। सरकारी वकील ने आरोप पत्र पढ़ा और कहा कि इन सभी ने मिलकर महारानी के खिलाफ साजिश रची है, इसलिए इनका मुकदमा एक साथ चलना चाहिए। अब बारी डॉक्टर अंबेडकर की थी। वे अपनी जगह से उठे। अदालत में सुई गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। माय लॉर्ड, अंबेडकर की भारी और स्पष्ट आवाज गूंजी। अभियोजन पक्ष यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि एक व्यक्ति जिसने कुछ लिखा, दूसरे व्यक्ति ने जिसे अपनी मशीन पर छापा और तीसरे व्यक्ति मिराजकर ने जिसने उसे प्रकाशित किया, ये सब एक ही लेन देन का हिस्सा है। लेकिन माय लॉर्ड, यह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC की धारा 239 का सीधा और भयानक उल्लंघन है। जज ने चश्मा ठीक करते हुए पूछा, मिस्टर अंबेडकर, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? पर्चा तो एक ही है। यहीं पर डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी कानूनी प्रतिभा का वह लोहा मनवाया जो आज भी भारत के लॉ स्कूलों में पढ़ाया जाता है। उन्होंने अदालत को समझाया, समय और स्थान का अंतर। डॉक्टर अंबेडकर ने तर्क दिया कि लेखक ने वह पर्चा किसी और समय, किसी और स्थान पर अपने विचारों के आधार पर लिखा। मुद्रक ने उसे किसी और दिन अपनी प्रेस में छापा, जिसका मकसद सिर्फ अपना व्यावसायिक काम करना हो सकता है, और प्रकाशक ने उसे अलग समय पर प्रकाशित किया। उन्होंने कानून की किताबों के पन्ने पलटते हुए कहा कि एक ही लेन देन तब माना जाता है जब अपराधों के बीच समय, स्थान और उद्देश्य की निरंतरता हो। छापना एक अलग कृत्य है और प्रकाशित करना एक अलग कृत्य है। डॉक्टर अंबेडकर ने अदालत की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, माय लॉर्ड, न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, वह होते हुए दिखना भी चाहिए। अगर आप इन सबको एक ही कटघरे में खड़ा कर देंगे तो लेखक के कथित राजद्रोही विचारों का बोझ उस मुद्रक या प्रकाशक के कंधों पर डाल दिया जाएगा जिसका उस लेखन से कोई सीधा वास्ता नहीं था। यह मेरे मुवक्किल के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार की हत्या है। डॉक्टर अंबेडकर ने एक के बाद एक पुराने फैसलों की झड़ी लगा दी। उन्होंने साबित कर दिया कि ब्रिटिश पुलिस सिर्फ अपनी सुविधा और मजदूर आंदोलन को एक साथ कुचलने की जल्दबाजी में कानून की धज्जियां उड़ा रही है। सरकारी वकील पसीने से तरबतर हो गया। उसके पास डॉक्टर अंबेडकर के इस सूक्ष्म कानूनी विच्छेदन का कोई जवाब नहीं था। अंबेडकर ने सिर्फ भावना से नहीं, बल्कि तर्क, कानून की धाराओं और न्याय के सार्वभौमिक सिद्धांतों से मुकदमा लड़ा था। अंततः जज को डॉक्टर अंबेडकर की दलीलों के आगे झुकना पड़ा। अदालत ने माना कि इन सभी आरोपियों का एक साथ मुकदमा चलाना गैर कानूनी है और इससे आरोपियों के अधिकारों का हनन होता है। अदालत ने आदेश दिया कि मुकदमे अलग अलग चलाए जाएंगे। यह सिर्फ एक प्रक्रियागत जीत नहीं थी, यह ब्रिटिश हुकूमत के मुंह पर एक करारा तमाचा था। डॉक्टर अंबेडकर ने पुलिस की उस रणनीति को ध्वस्त कर दिया था जिसके तहत वे एक की गलती की सजा सबको देना चाहते थे। अलग मुकदमा चलने से बचाव पक्ष को अपना अपना पक्ष मजबूती से रखने का मौका मिला और पुलिस की मनमानी पर रोक लग गई। जब डॉक्टर अंबेडकर अदालत से बाहर आए तो बाहर खड़ी मजदूरों की भीड़ ने आसमान सिर पर उठा लिया। मिराजकर, जो वैचारिक रूप से अंबेडकर के आलोचक हो सकते थे, उस दिन उस महान वकील के मुरीद हो गए थे। डॉक्टर अंबेडकर ने साबित कर दिया था कि एक वकील का धर्म सिर्फ अपने विचारों का बचाव करना नहीं, बल्कि नागरिक अधिकारों की रक्षा करना है। अब जानिए, इस मार्मिक और ऐतिहासिक कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। एम्परर बनाम SS मिराजकर 1928 का यह मुकदमा महज इतिहास के पन्नों में दबी एक फाइल नहीं है। यह हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। इस पूरी कहानी से हमें मुख्य रूप से 3 बड़ी सीख मिलती हैं। नंबर 1, वैचारिक मतभेदों से ऊपर उठकर अधिकारों की रक्षा। डॉक्टर अंबेडकर और मिराजकर, कम्युनिस्ट, के राजनीतिक विचार एक दूसरे के विपरीत थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने हमें सिखाया कि अभिव्यक्ति की आजादी और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार किसी विचारधारा की मोहताज नहीं है। एक सच्चा लोकतंत्र वही है
जहां आप अपने धुर विरोधी के नागरिक अधिकारों की भी उतनी ही शिद्दत से रक्षा करते हैं। नंबर 2, निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया का महत्व। यह केस हमें बताता है कि प्रक्रिया खुद भी न्याय का एक हिस्सा है। डॉक्टर अंबेडकर की लड़ाई इस बात पर थी कि जॉइंट ट्रायल अन्यायपूर्ण है। अक्सर हम नतीजे पर ध्यान देते हैं, लेकिन अगर न्याय पाने की प्रक्रिया ही गलत है तो वह न्याय नहीं, तानाशाही है। किसी भी निर्दोष को सिर्फ इसलिए सजा नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि वह किसी दोषी के साथ खड़ा था। नंबर 3, ज्ञान और तर्क ही सबसे बड़े हथियार हैं। ब्रिटिश हुकूमत के पास पुलिस थी, सत्ता थी और ताकत थी, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के पास ज्ञान और कानून की समझ थी। उन्होंने अदालत में किसी हथियार या हिंसा का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने अपनी कलम, अपनी पढ़ाई और अपने तर्कों से दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत को झुकने पर मजबूर कर दिया। यह हमें सिखाता है कि शिक्षा और तर्क दुनिया के सबसे धारदार हथियार हैं। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ संविधान निर्माता ही नहीं लगते, बल्कि वे एक ऐसे योद्धा नजर आते हैं जो हमेशा पंक्ति में खड़े अंतिम और शोषित व्यक्ति के लिए एक ढाल बनकर खड़े रहे, चाहे वह व्यक्ति उनका वैचारिक साथी हो या न हो। यही इस महान ऐतिहासिक मुकदमे की सबसे सुंदर और मार्मिक विरासत है। आज की वीडियो में बस इतना ही। बाबा साहब पर बनाया गया हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।